इतना जो है इतनी व्यवस्थाओं के साथ और इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के साथ, और ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का, सरकार का। क्या इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो होगी है? क्या नहीं पता है कि इतनी बड़ी इतनी बहुसंख्यक भीड़ इकट्ठा हो रही है? नाम FIR में नहीं है कि हम विधि के अनुरूप सबके लिए समान कार्य करेंगे और पक्ष और विपक्ष नहीं मानेंगे और राग द्वेष की भावना से काम नहीं करेंगे। जब सत्ता में बैठे लोग ऐसी भावना से काम करेंगे तो फिर जवाब देना पड़ेगा। देखिए, और जो जहां मेरी ड्यूटी रहेगी उस काम को मैं भी वहां ड्यूटी पे अपनी जिम्मेदारी को अदा करूँगा। उन्होंने कहा है देश के गरीबों और दलितों को ऐसे पाखंड के बाबाओं के पाखंड में नहीं आना चाहिए, अपने को बढ़ाना ही चाहिए। उन्होंने सलाह दी है। हमारी जो मूवमेंट है, भगवान बुद्ध से लेके गुरु नानक हो, सदगुरु रविदास जी महाराज हो, गुरु कबीर जी हो या गुरु घासीदास जी, सब अंधविश्वास पाखंडवाद के विरुद्ध। और मैं ये मानता हूँ कि समाज अगर अंधविश्वास पाखंडवाद से बचा रहेगा तो उनका नमस्कार, यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दौलत, जिनसे जानेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। दौलत, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए और इन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में पिछड़ती हुई नजर आई है, उसके बाद से देखा जाए तो तमाम राजनीतिक दल हैं जो एक्टिव हो चुके हैं आगामी उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने किस तरह से यहाँ पर जीत का जश्न मनाया है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि जीत के जश्न में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अब भी डूबे हुए हैं। नगीना सीट से वह सांसद बन चुके हैं। प्रचंड जीत नगीना सीट से उन्होंने हासिल की, जिस सीट पर एक वक्त समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी का कब्जा देखने को मिला। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद न सिर्फ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं बल्कि कांग्रेस, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की भी। तो सबसे पहले सवाल यही बन जाता है कि चंद्रशेखर आजाद जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 2027 में अब आजाद समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी, क्या चंद्रशेखर आजाद वो मुश्किलें पैदा कर पाएंगे? दलितों के मसीहा के तौर पर चंद्रशेखर आजाद उभर कर सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बाकी ये बात है कि जो वोट बैंक अभी बीएसपी के पास था, सपा के पास था, दलित वोट बैंक, वो अब धीरे धीरे इनकी तरफ खिसकता नजर आ रहा है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर होना कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत का कारण इनके लिए बन सकता है। यानी चंद्रशेखर आजाद उनकी पार्टी के लिए उनका ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खतरे की एक बड़ी घंटी ला सकता है कि आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस होंगे तो जनता कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक सवाल या निशान लगा देगी कि मात्र अभी एक सीट आपको इन चुनावों में मिली है और आप 2027 में विधानसभा चुनाव जिसमें 400 से भी ज्यादा सीटें हैं उसको प्रभावित करने की आप बात कर रहे हैं। यानी अभी आपका दबदबा लोकसभा में बस बनना शुरू हुआ है, लेकिन आप बात विधानसभा की कर रहे हैं कि आप उसे उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, भले ही देखा जाए कि कुछ कमजोरियां यहाँ पर मोदी योगी की रही कि ये फॉर्मूला काम नहीं कर पाया और यूपी में वो हार गए, लेकिन विधानसभा के तौर पर अभी भी जो एक्शन योगी ने ली है, जो बुलडोजर उनका चला है, उस तौर पर यूपी के जो वोटर हैं, तो यूपी की जो जनता है जो अपने लिए वोट करती है, अपनी विधानसभा के लिए वोट करती है, वो कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पर ये योगी मोदी वाली और बुलडोजर मॉडल वाली जो सोच है या फिर कह लीजिए उस रणनीति को आगे रखेगी और उसके लिहाजे ही यहाँ पर वोट करेगी। उसमें दलित भी होंगे और बाकी अन्य जातियां भी होंगी। तो ऐसे में इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए हानिकारक है। हाँ, भले ही आप मुसीबत लोगों की बढ़ा रहे हैं, आप राजनीति में थोड़ा बदलाव ला रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस तरीके जैसे बयान आना कहीं ना कहीं कहा जाए तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए ठीक नहीं है। उनकी पार्टी का स्तर नीचे गिरेगा और कहीं ना कहीं उनकी भी स्तर यहाँ पर नीचे गिर सकता है कि मात्र एक सीट आने पर अगर इतना बेबाक आप हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। संसद भवन के अंदर भी उनका जो बिहेवियर है वो देखा गया, किस तरीके से वो बड़े बड़े नेताओं से जवान लड़ाते हुए नजर आए, उनको न जाने क्या क्या बोलते नजर आए। तो अभी के लिए शायद उनके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनको राजनीति में रहना है, कभी भी किसी को किसी की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो अखिलेश यादव कभी कहते थे कि कांग्रेस को वोट मत दे देना, वो अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी में कब्जा करते हैं। यानी जो यूपी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि योगी बाबा का है, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, वहां पर अच्छी सीटें ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी को राजनीति की जरूरत पड़ती है, राजनीति में किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में ये बयान कहीं ना कहीं उनके लिए ही मुसीबत बन सकती है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद महज एक सीट पर जीत हासिल की है। जिस तरह से आजाद आज के समय में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब जितनी सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उतनी सीटों पर आजाद समाज पार्टी भी लड़ेगी, और ऐसे में देखा जाए तो मायावती की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के उस बयान को सुना देते हैं जब वह सहारनपुर पहुंचते हैं और सहारनपुर में कह देते हैं, ना सिर्फ उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये कहा कि 2027 में एएसपी के बिना सरकार नहीं बन पाएगी, बल्कि दूसरी ही तरफ मीडिया के सामने कुछ बातें ऐसी रखी हैं जिससे कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुनिए जरा। ये मेरा गृह जनपद है, ये मेरा घर, और अपने घर में क्योंकि हमने आंदोलन की शुरुआत इसी जिले से की
अपने घर से। और इसी आंदोलन की वजह से भीम आर्मी के आज हम लोग जो हमारी पार्टी दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाई। तो इस मिट्टी का कर्ज है हमारे ऊपर, उस कर्ज को अदा करना है और यहाँ भी आज़ाद समाज पार्टी को उतनी ताकतवर बनाना है जितनी वो बिजनौर में है और जिलों में। तो ये यहाँ के ज़िले के साथियों की मांग थी कि एक बार आप यहाँ आके सभी से सम्मानपूर्वक मिल लें, जिससे जिन लोगों के अंदर दिलचस्पी है कि हमसे मुलाकात नहीं हो पा रही उनको आसानी हो जाए। हमने अपील करी थी कि आप लोग मत आओ, हम आपके बीच आएंगे। अब हमने तय कर लिया कि अब हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच रहेंगे, उनकी सुनवाई करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और उनसे जन समर्थन की अपील करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले कल में जो समीकरण नगीना में बना है वही समीकरण सहारनपुर में भी और उत्तर प्रदेश के सभी जगह में बनता आपको दिखाई देगा। उपचुनाव को लेकर कल पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग थी। कोर कमेटी में तय हुआ, उत्तर प्रदेश की टीम ने प्रस्ताव रखा कि वो उपचुनाव की सभी सीटें लड़ना चाहते हैं। तो पार्टी ने उनको अधिकृत किया कि वो चुनाव की तैयारी करें और जो जहां मेरी ड्यूटी रहेगी उस काम को मैं भी वहां ड्यूटी पे अपनी जिम्मेदारी को अदा करूँ। बसपा सुप्रीमो ने कहा है देश के गरीबों और दलितों को ऐसे पाखंड के बाबाओं के पाखंड में नहीं आना चाहिए, अपने को बढ़ाना ही चाहिए। उन्होंने सलाह दी है। हमारी जो मूवमेंट है भगवान बुद्ध से लेके गुरु नानक हो, सदगुरु रविदास जी महाराज हो, गुरु कबीर जी हो या गुरु घासीदास जी, सब अंधविश्वास पाखंडवाद के विरुद्ध। और मैं ये मानता हूँ कि समाज अगर अंधविश्वास पाखंडवाद से बचा रहेगा तो उनका उस रास्ते को छोड़ के अगर वो शिक्षा के रास्ते पे जाएगा, रोजगार के रास्ते पे जाएगा तो उनका जीवन आसान हो जाएगा। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो गरीब वंचित वर्ग है ये इसलिए जाता है बाबाओं के पास और इसलिए जो है बाबाओं की बात मानता है। उनको लगता है कि जो उनके जीवन में परेशानियाँ हैं, चाहे वो बेरोजगारी से जुड़ी हो, चाहे गरीबी जुड़ी हो, चाहे बीमारी से जुड़ी हुई हो, चाहे और कुछ भी हो, ये बाबा के आशीर्वाद ठीक हो जाएगी। बाबा के आशीर्वाद से उनकी जान चली गई है, ये भी जनता को समझना चाहिए और ऐसे बाबाओं से दूर रहना चाहिए। उन्होंने एक संदेश और दिया दलितों के लिए कि बाबा भीमराव के पे चलना चाहिए और बीएसपी से जुड़ना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि उनको आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ना चाहिए और उनको बाबा साहब अम्बेडकर का जो सच्चा मिशन है जो आज़ाद समाज पार्टी चला रही है काशीराम साहब का, उसके साथ आके अपनी ताकत बनानी चाहिए। जिस तरह से आपने नगीना चुनाव जीता है, आगामी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर के मीडिया के साथियों को बड़ी खुशी होगी जब उपचुनाव में पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। क्या ऐसे बाबाओं या कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे बाबाओं पे इनकी जांच भी होनी चाहिए कि उनको कौन फंडिंग कर रहा है, जो वो इतना जो है इतनी व्यवस्थाओं के साथ और इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के साथ। और ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का, सरकार का। क्या इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो होगी है? क्या नहीं पता है कि इतनी बड़ी इतनी बहुसंख्यक भीड़ इकट्ठा हो रही है? नाम FIR में नहीं है। मीडिया के साथियों और हमें भी मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि उन पर कार्रवाई। एक सवाल जो आपने एक बार कहा था कि नमाज जो है सड़कों पर उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है और वो फेलियर है। ये हाथरस की घटना उसका उदाहरण है। साथ साथ दोलडी में जो मेरठ में हुआ डबल मर्डर, ये उसके बाद का उदाहरण है। जो पुलिस ने जिस तरह से हत्या की अलीगढ़ में एक बच्चे की, ये उसका उदाहरण है। और साथ साथ जो वंचित वर्ग के नेता जिस तरह से आज वो जुल्म सह रहे हैं और राजनीतिक कारण जैसे आजम खान जैसे जो सीनियर नेता हैं और वो जेलों में पड़े हैं, उनको जेलों में ठूस दिया गया है या कुछ लोग अभी दुनिया में नहीं है, इस बात का उदाहरण है कि सत्ता तानाशाही के साथ काम कर रही है। ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र में, इसका बहुत गलत संदेश जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस बार हार का सबक मुंह देखना पड़ा। आपने कांवड़ यात्रा को लेकर मार्ग बंद कर दिया जाता है, लेकिन नमाज के लिए जो है 20 मिनट के लिए सड़कों पर नहीं रहते, तो उसके लेकर इमरान मसूद ने कहा है कि सरकार का फैसला नहीं है, सरकार की समस्या। मैं क्या कह रहा हूँ, आप बस मुझे बताएं ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है या नहीं है? बताइए, है या नहीं है? तो सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और जब संविधान धर्म के आधार पर गैर बराबरी नहीं करता तो सरकारों को नहीं करनी चाहिए। जब वो शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उन बात का भी एहसास करना चाहिए कि हम विधि के अनुरूप सबके लिए समान कार्य करेंगे और पक्ष और विपक्ष नहीं मानेंगे और राग द्वेष की भावना से काम नहीं करेंगे। जब सत्ता में बैठे लोग ऐसी भावना से काम करेंगे तो फिर जवाब देना पड़ेगा। देखिए, सरकार के लोग धर्म की चर्चा करेंगे और मैं गरीबों के लिए रोजगार की चर्चा करूंगा, उनकी आमदनी की चर्चा करूंगा, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि, भोजन माता की वेतन वृद्धि की चर्चा करूंगा, पुलिस के साथियों की परेशानियों की चर्चा करूंगा। और जिस तरह से मीडिया पर अंकुश किया जा रहा है या पत्रकार डर के साए में, इन पत्रकारों की बात करूंगा।
मैं गरीबों की, बेरोजगारों की, महंगाई पे बात करूंगा। मैं धर्म की राजनीति पे कोई बात नहीं अब करूंगा। आप सांसद बन गए हैं, कुछ पुराने साथी आपके समय से जो जुड़े थे वो आपसे टूटकर अलग हुए हैं, क्या वो लोग आएंगे, आप उनको लाएंगे, कैसे ये कार्रवाई इकट्ठा ये होगा? सब पुराने साथी यहीं बैठे हैं। आज तो जो इधर उधर थे वो भी आ गए हैं और जो बचे वो भी आ जाएंगे। साहब कहते थे एक जाएगा 100 आएंगे, यहाँ तो संख्या बढ़ी रही है, यहाँ तो ग्राउंड छोटे पड़ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ना मेरे तेवर बदलेंगे, ना जनता की लड़ाई लड़ना मैं छोड़ूंगा। मैं सड़क पर भी लड़ूंगा। और ये जो दौलत, ऐसे में देखा जाए मायावती की मुश्किलों को वह बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि दलितों की मसीहा वाकई में मायावती से हटकर अब चंद्रशेखर आजाद बन रहे हैं? आकाश आनंद को मायावती ने आगे किया, क्या मायावती की रणनीति अब चंद्रशेखर आजाद की रणनीति के सामने फ्लॉप हो जाएंगी? देखिए, जो दलित वोट बैंक है कहीं ना कहीं हमेशा बढ़ता रहा, हमेशा कंफ्यूज होता रहा। कभी सपा के पास रहा, कभी बसपा के पास रहा, कभी अब चंद्रशेखर आजाद के पास रहा। लेकिन विधानसभा के दौरान बात करें तो दलित जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो अभी भी बीजेपी के हाथों में है। तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये ना समझें कि आप लोकसभा में अगर थोड़ी बहुत वो मात खा गए, ये ना समझिए कि विधानसभा में मात खा जाएंगे या फिर विधानसभा में कमजोर पड़ जाएंगे। क्योंकि जिस दलित वोट बैंक को आप बनाने में अभी सफल हुए हैं तो उसको बीजेपी ना जाने कब से बना रहे हैं, क्योंकि बीएसपी के बाद सीधा उन वोट बैंक पर ताला मारने वाली जो पार्टी थी वो बीजेपी थी और अभी भी उसमें वो कायम है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बड़ी क्षति पहुंच सकती है अगर ऐसे ही बयान आप देंगे, अगर इस तरीके से चीजें करेंगे। हाँ, बीएसपी के वोट आप काट सकते हैं, लेकिन अभी बीजेपी के लिए थोड़ी और यहाँ पर जो है एसपी को मेहनत करनी होगी। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आखिरकार मायावती आकाश आनंद को साथ लाकर अपनी पार्टी की वो साख बचा पाएंगी या फिर नहीं, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। देखना होगा कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया है, क्या वो उस वर्चस्व को एक बार फिर से लाया जा सकेगा जब मायावती मुख्यमंत्री रही थी उत्तर प्रदेश की। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के इन बयानों को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूआईपी न्यूज़। धन्यवाद।